अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा जो है वो पेचीदा मसला है जो आमतौर पर लोगों में पाया जाता है, और ये इक्वली मर्दों में औरतों में हर जगह जो है ये मौजूद होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 40-50 साल की एज में काफ़ी लोगों को ये अफेक्ट करता है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यकीनन आपको इसकी ज़रूरत है कि इसके बारे में कुछ मालूमात आप हासिल कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन होगी तो मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि मैं तंग आके वीडियो बनाना छोड़ दूँ। यकीनन आप लोग नहीं चाहेंगे कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन होती रहे। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन होगी। तो बहुत ज़्यादा मैंने आपका टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया। चलिए अब टॉपिक की तरफ आते हैं। फ्रोज़न शोल्डर ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये मौजूद कुछ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और मैं आपको बेसिकली लेके जाना चाहता हूँ इसकी एक्सरसाइज की तरफ और मशकों की तरफ, जिससे इसके पेन में काफ़ी आसानी हो सकती है और मूवमेंट भी बहाल हो सकती है। लेकिन आज हम जो है बेसिक बातें की तरफ मतलब कि डिस्कशंस करेंगे और इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में मैं आपको इसकी मशकों के बारे में बताऊंगा कि कैसी मशक़ें करें और घर पे भी आप ये मशक़ें कर सकते हैं और इससे दर्द भी कम हो सकता है और आपकी जो मतलब हरकत हैं शोल्डर की वो आपकी जो है वो वापस आ सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो भाई ये आमतौर पे शुरू कैसे होता है। तो ये हो सकता है कि कोई आप गिर गए हों, कोई चोट लग गई हो, कोई फ्रैक्चर हो गया हो या किसी वजह से आपके जो शोल्डर है उसके अंदर थोड़ी सी सूजन आ गई हो। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये शोल्डर है, इसमें बहुत सारी हड्डियां होती हैं। इस तरफ भी हड्डी है, ये भी हड्डी है बाजू की, और ये हड्डी जो है इन हड्डियों के साथ जो है वो मिली भी होती है और इनको यूँ समझ लें कि स्पंज की तरह कुछ चीज़ों ने घेरा हुआ होता है और इसमें जिसे हम बरसा वर्सा कहते हैं, और अगर ये फूल जाएं तो बरसाइटिस कहलाते हैं। और इनके चारों तरफ एक कैप्सूल सा बना होता है, तो अगर ये भी फूल जाए तो इसको कैप्सूलाइटिस कहते हैं। तो फ्रोज़न शोल्डर में यही होता है कि जो यहाँ पे कैप्सूल होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है, इसीलिए इसको कैप्सूलाइटिस, एडहेसिव कैप्सूलाइटिस कहते हैं हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और आमतौर पे मुंजमद कंधे यानी कि फ्रोज़न शोल्डर के नाम से मशहूर है ये। तो ये बिगड़ भी सकता है और एक हालत ऐसी आ जाती है कि आपका दर्द जो है इतना बढ़ जाता है कि आपकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, आप अपने बाजू को उठा ही नहीं पाते एक हद से ज़्यादा। तो इसलिए इसको जो है हम फ्रोज़न के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, ये किन लोगों में होता है ये अभी तक पता नहीं चल सका कि इसकी वाकई वजह क्या है। डॉक्टर्स इससे कतई लाइल्म में, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि किन लोगों में ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर शुगर के मरीज़ हैं तो उनमें ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा किसी को चोट लग हुई है, सर्जरी हुई है, तो उसमें भी ये हो सकता है। इसके अलावा थायराइड, पार्किंसनिज्म, हार्ट डिजीज़, और अगर HIV मेडिकेशन को ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन लोगों में काफ़ी हद तक इसका चांसेस है कि ये हो सकता है। अच्छा, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक फ्रीजिंग स्टेज कहलाता है, एक फ्रोज़न स्टेज कहलाता है और एक थॉनिंग स्टेज कहलाता है। फ्रीजिंग स्टेज ये है कि ये 2 से 9 माह के अरसे में कैप्सूल जो है, जो कि मैंने बताया आपको कि कवर कर रहा होता है सारा पूरा आपका बाजू, शोल्डर जो है मतलब कंधा, उसमें जो ना हल्की हल्की सूजन शुरू हो जाती है और इसकी हरकत जो है थोड़ी थोड़ी सी महदूद होना शुरू हो जाती है कि आप उठा नहीं पा रहे होते हैं इसके हाथ को, और आहिस्ता आहिस्ता ये हालात जो है बद से बदतर होती चली जाती हैं और एक स्टेज आता है कि आप एक जगह पे आपका जो है वो कंधा मुंजमद हो जाता है। इसे हम फ्रोज़न यानी कि सेकंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज ये है रिवर्सल शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये सूजन कम होना शुरू हो जाती है और ये रिवर्सल का मामला है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये ताकत दोबारा वापस आना शुरू हो जाती है और आप मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं अपने हाथ की। अच्छा, इसमें जो है 6 माह से 2 साल तक लग सकते हैं, ये काफ़ी अर्से तक रह सकता है, तो इसलिए आप परेशान मत हो। इसको डायग्नोज कैसे करेंगे? एक्सरे, MRI, CT स्कैन से आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ अगर यहाँ आ जाए तो इसके दर्द के लिए जो दर्द भी होता है इसके अंदर, दर्द के लिए एस्प्रिन, ब्रोफिन, इस तरह की दवाई जो है डॉक्टर्स आमतौर पर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको। अच्छा, मशक़ें बताते हैं थोड़ी सी कि आप एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी की तरफ भी जा सकते हैं
اور بھاری وزن یا اس طرح کی کوئی چیز جس سے اس کی موومنٹ کو اثر پہنچے اس کے لیے منع کیا جاتا ہے. اچھا اگر یہ جو ہے آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آئس پیک لے کے یا جو فروزن ویجیٹیبلز نہیں ہوتے ہیں جس کو آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں اس کا بھی بیگ لے کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں, اس سے بھی کافی آپ کو ریلیف ملے گا. اچھا اسٹرائڈ کے انجیکشنز بھی کبھی کبھار ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پین ہو رہا ہے, موومنٹ ریسٹرکٹ ہو رہی ہے, تو اسٹرائڈ کے انجیکشن بھی لگانے کے لیے بتاتے ہیں. لیکن میں نے بتایا ہے کہ فزیوتھراپی ایکسرسائز سے اکثر ریلیو ہو جاتا ہے, موومنٹ بھی واپس آ جاتی ہے. لیکن اگر نہ آئے تو سرجری کی نوبت تک آ سکتی ہے. لیکن 90% کیسز میں کہوں گا کہ ہاں عرصہ لگ جاتا ہے 6 مہینے سے 2 سال تک, لیکن یہ آپ کا نارملائز ہو جاتا ہے. اچھا ایک خاص قسم کا ٹریٹمنٹ بھی کیا جاتا ہے, اس کو ہائیڈرو ڈائلیشن کہتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایکس رے کی مدد سے آپ کو شولڈر کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ فلوڈ انجیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ فلوڈ داخل کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو اس کیپسول ہے اس کو تھوڑا سا پھلا دیتے ہیں, اسٹریچ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کی سوجن کم ہو جاتی ہے اور درد میں شدت کم ہو جاتی ہے. یہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کو آرام نہ آ رہا ہو. اچھا لیکن مشقیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہیں, اور اگلے پارٹ میں دوسرے پارٹ میں فروزن شولڈر کے ویلاگ کے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی مشقیں ہیں جو آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں اور آپ کو آرام دے سکتی ہیں. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پارٹ پسند آیا ہوگا. آپ سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا خیال رکھیے, مسکراتے رہیے. اللہ نگہبان, ٹیک کیئر.